गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज जो है ये हमारी जो क्लास है, कक्षा है, वो कक्षा 6 की है, अर्थात 6वीं कक्षा की आज की हमारी क्लास होने जा रही है। और बच्चों, 6ठी कक्षा की जो ये 6 की जो हमारी क्लास होने जा रही है वह हिंदी व्याकरण की क्लास है। और भाग 3 अर्थात भाग 3 जो है वह इसके अंतर्गत हम जो है आज हमारा आगे का जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसको जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो हमारी 2 क्लास हुई थी, वैसे देखें तो 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास के फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हमने जो है हमारे 6 क्लास का जो सिलेबस था वो जाना कि हमारा सिलेबस जो है वह कैसा है। उस सिलेबस के अंतर्गत हिंदी व्याकरण भी है या नहीं है, उसमें रचना के कौन कौन से टॉपिक है, व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है और उसमें पाठ्य पुस्तक कौन सी है। तो मैंने बताया कि आपके जो व्याकरण है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक रखे गए हैं और रचना में आपके अपठित बोध है, पत्र है, निबंध है आदि विषय वस्तु को रखा गया है। फिर कक्षा 6 के अंतर्गत आपके जो है पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के नाम से एक किताब रखी गई है। और आप ध्यान रखिएगा, आपका 6 क्लास से लेकर 12th तक जो है ना बच्चों सिलेबस भी चेंज हो चुका है, जिसमें केवल 10वीं और 12वीं का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बाकी आपका पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। तो आपको अब जो बुक खरीदनी है ना वो NCERT की किताब खरीदनी होगी। तो बच्चों, हमारी जो व्याकरण की क्लासें हैं वो तो मैं आपको करवाऊँगी, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप व्याकरण खरीदना चाहते हैं तो व्याकरण भी खरीद लीजिएगा और बसंत भाग 1 के नाम से आपको अपनी किताब हिंदी में खरीदनी होगी। और फिर जो 2nd में और 3rd मेरी जो क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने जो है बच्चों हमारा टॉपिक जो था, प्रकरण जो था, उसमें हमने भाषा के बारे में जाना, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और व्याकरण से किस तरीके से हम शुद्ध बोलना और पढ़ना सीखते हैं। तो वो सारे जो बात थी, जो विचार थे, जो मुख्य टॉपिक जो थे भाषा से रिलेटिव, वो सारे हमने पार्ट 1 और हिंदी व्याकरण के पार्ट 2 क्लास के अंतर्गत हमने जाने। और आज बच्चों हमारी हिंदी व्याकरण की पार्ट नंबर 3 पर जो क्लास होने जा रही है, इस कक्षा के अंतर्गत मेरा जो प्रकरण है, मेरा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वह टॉपिक है मेरा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं और इसके अलावा इनका उच्चारण स्तर कौन सा है, इसके अलावा इनका जो है भेद कौन कौन से हैं, उनके भेदों के नाम क्या है, उन ध्वनियों को जो है उच्चारण स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फिर लास्ट में हम उसमें क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, हम पहले जो हमारी 2 क्लासें हुई थी उसमें हमने भाषा के बारे में जाना और समझा, लेकिन बच्चों भाषा भी जो है ना उसकी आधारशिला, उसकी जो नींव है ना वह भी किस पर टिकी होती है, वर्ण के ऊपर टिकी होती है। क्योंकि वर्ण से बच्चों शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है और शब्द से हमारे वाक्य बनते हैं। तो हमारी जो हिंदी व्याकरण है ना उसके 3 अंग होते हैं, जो मैंने आपको वीडियो 2nd में बताया कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 अंग होते हैं जिन पर पूरी व्याकरण की नींव आधारशिला टिकी हुई रहती है, उसके ऊपर आधारित होती है। तो हम आज व्याकरण का जो फर्स्ट जो अंग है, फर्स्ट जो भाग है वह है वर्ण विचार, उसको जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि बच्चों वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य अर्थात सेंटेंस से ही जो है हमारे क्या बनते हैं, भाषा का निर्माण होता है। हम अपने भाव विचारों को बोलकर प्रस्तुत करते हैं, लिखकर प्रस्तुत करते हैं, समझते और समझाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्ण की परिभाषा अर्थात वर्ण किसे कहा जाता है। तो बच्चों परिभाषा में मैंने लिखा है, डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मानव मुँह से निकली हुई वे ध्वनियाँ जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या टुकड़े नहीं होते हैं, खंड नहीं होते हैं, उन्हें बांटा नहीं जा सकता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वर्ण कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मानव मुँह से निकली हुई ध्वनियाँ जिन्हें क्या करते हैं? खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो उन्हें वर्ण कहा जाता है। अब छोटा सा एक उदाहरण लेकर हम इसे समझेंगे। मैंने यहाँ पर शब्द लिखा, मैंने यहाँ पर शब्द जो है वह लिखा है कमल। क्या लिखा है? कमल। और कमल जो शब्द है बच्चों, वह स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्णों के मेल से बना है। कितने वर्णों के मेल से बना है? स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बना है। और अब हम इसके टुकड़े करते हैं, इसको देखते हैं। क हलंते है, फिर यहाँ पर लिखा मैंने ए, तो हमारा क्या बना? क। क्या बना? क। फिर मैंने लिखा यहाँ पर मैं हलंते है, और यहाँ पर प्लस ए जो है मैंने यहाँ पर चिन्ह लगाया है, तो हमारा शब्द बना, हमारा जो वर्ण था वो बना मैं। फिर इसके बाद में मैंने लिखा ल हलंते हैं, और फिर इसमें धन, ल धन ए, तो हमारा बना ल। तो हमारा शब्द क्या बन गया? कमल। क्या शब्द बना हमारा? कमल। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कमल हमारा शब्द बनकर आ रहा है उसमें 6 वर्ण ध्वनियाँ छिपी हुई है। क धन ए, मैं धन मैं और ल धन ए, तो हमारा जो शब्द बनाया वह है कमल। लेकिन अब बच्चों ये जो क हलंते हैं इसके टुकड़े नहीं कर सकते, ए के टुकड़े नहीं कर सकते, इसी तरह आगे की ध्वनियों के भी टुकड़े नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव मुँह से निकली हुई वे ध्वनियाँ जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही जो है वर्ण कहा जाता है। और भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। और देखो हमारा शब्द जो है क, मैं और ल, इन तीनों के मेल से कमल शब्द बनकर सामने आया है। तो जब कमल शब्द बनकर सामने आया है, और जब हम कहेंगे कि कमल खाना खा रहा है, कमल विद्यालय जा रहा है, तालाब में कमल खिल रहा है, कमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो काफ़ी सारे वाक्य शब्दों से हम बना सकते हैं। तो ये जो है ना वर्णों से शब्द कैसे बनते हैं वो हम दूसरे भाग शब्द विचार में जानेंगे, और फिर शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं वो हम अपनी वाक्य विचार वाली क्लास में और आगे के पाठ में हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पर अपने वर्ण विचार के टॉपिक को देखते हैं। तो मैंने बताया कि वे ध्वनियाँ या वह आवाज़ जिसे टुकड़े या जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। और फिर उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब देखो मैं बताती हूँ यहाँ पर बच्चों कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों वर्ण के जो भेद होते हैं ना वो मुख्य रूप से 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला भेद होता है उसका स्वर, और दूसरा भेद होता है व्यंजन। पहला भेद होता है बच्चों स्वर, और दूसरा भेद होता है व्यंजन। अर्थात हमारे जो वर्ण हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 2 भागों में इनको बांटा गया है। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उनको भी हम जो है जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों स्वर और व्यंजन हमारे 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो पहले हम जो है स्वर को जानने का प्रयास करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है स्वर की परिभाषा भी लिखी है। तो स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है ना बच्चों, अर्थात हवा यानी वायु, वह मुख विवर से
बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है अर्थात बाहर आती है तो उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। और इसकी दूसरी जो परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है ना वो इजी अर्थात आपके हिसाब से बच्चों कक्षा 6 के हिसाब से मैंने बहुत ही शॉर्टकट और सरल परिभाषा लिखी है कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है और उनका उच्चारण करने में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्वर वर्ण कहा जाता है। जबकि व्यंजन जो होते हैं ना उनका उच्चारण करते समय मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है। यह हम दूसरी इसकी जो परिभाषा आसानी से समझ सकते हैं वह यह है कि इनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना व्यंजन की सहायता से किया जाए या जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकलती है अर्थात हमारे मुख के द्वारा वायु जो है वह बाहर निकलती है और उसी दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। और बच्चों इनकी जो संख्या है ना वर्तमान में हमारे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है, जिसमें 11 तो हमारे स्वर हैं और 33 हमारे जो है व्यंजन है। तो कुल हमारे 44 जो है वर्ण अर्थात हमारी ध्वनियाँ है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे 11 जो स्वर है ना बच्चों उनमें वो 11 स्वर इस प्रकार से है ए आ ई बड़ी ई ऊ ए ओ और री ऋषि। तो हमारे कुल जो स्वर ध्वनियाँ हैं वह कितनी है? स्वर जो वर्ण है वो संख्या में 11 है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देती हूँ बच्चों कि जब हम बोलते हैं तो उस टाइम जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, लेकिन जब हम उसे लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण वो ध्वनियाँ होती है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और फिर बाद में मैंने बताया कि इनके 2 भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है उसमें व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण वे होते हैं, स्वर ध्वनियाँ वे होती है जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख विवर से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है, बाहर आती है तो उन्हें स्वर ध्वनियाँ कहा जाता है। संख्या में मैंने कितने बताए बच्चों? संख्या में मैंने बताया 11। पहले बच्चों इनकी संख्या 13 थी, लेकिन री और लिरिस को संस्कृत में ले लिया, उनको छोड़ दिया गया। तो वर्तमान में हमारे जो स्वर है इनकी संख्या 11 ही है, जिनमें मैंने बताया ए आ ई ऊ ओ ए और री से ऋषि। तो ये कुल हमारे जो स्वर है वो कितने हैं? संख्या में 11 है। तो हम जो है इन ध्वनियों में व्यंजन को बाद में जानेंगे, पहले हम स्वर और उसके भेदों को ही जान लेते हैं। संख्या मैंने बताई है इनकी 11। अब देखो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे 11 जो स्वर होते हैं ना इन सब की क्या होती है? मात्राएं होती है। अर्थात जब इनका व्यंजन में प्रयोग कर लिया जाता है तो इनकी मात्रा ही शेष रह जाती है। क्या शेष रह जाती है? इनकी मात्रा ही शेष रह जाती है। जैसे ए मैंने लिखा है ना बच्चों, तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ लिखा तो आ की मात्रा इस तरीके से लगती है। छोटा ई लिखा तो छोटे ई की मात्रा इस तरीके से लगती है। बड़ा ई लगा तो बड़े ई की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं। ऊ लिखा तो छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से। इसके अलावा ए की मात्रा 1 और बड़े ए की 2, ओ की ओ और औ की 2 हम लगाते हैं और री में यह है
मात्रा लगती है। तो इस प्रकार हमारे कुल जो स्वर ध्वनियाँ वर्ण हैं वो तो संख्या में 11 है, लेकिन मात्राएं इसमें 10 ही होती है, क्योंकि एक की कोई मात्रा नहीं होती है। और यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर कोने में इसको समझाने का प्रयास भी किया है। तो हम देखते हैं बच्चों, ए जैसे ए है ना, उसकी कोई भी मात्रा नहीं है, तो ए मिला है हलंते क में, और शब्द बना हमारा कैमल, शब्द बन गया हमारा कमल। तो ए की कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजन ध्वनि में मिल जाता है तो वर्ण का निर्माण होता है, और अन्य वर्णों के साथ में मिल जाता है तो भिन्न भिन्न वर्णों को मिलकर ये शब्द बनाता है। तो कै प्लस मैं प्लस ल से शब्द बन गया हमारा कमल। आम में मैंने लिखा, इसकी मात्रा लगाई तो आ से आम, जब मैंने लिखा ए और फिर आ, तो ए प्लस आ और आ से बना हमारा आम, आ की मात्रा से। छोटे ई में मैंने लिखा है यहाँ पर इकतारा, फिर बड़े ई की मात्रा लगाते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है ईक, फिर छोटे ऊ की मात्रा से हमारा बना उल्लू, फिर ऊ से उल्लू, फिर बड़े ऊ से ऊन, फिर छोटे ए से एनक, फिर बड़े ए से जैसा। देखो इसमें जो है बच्चों एक ही मात्रा लगी हुई है। फिर और यहाँ पर और इन दोनों में भी बच्चों अंतर है। एक जो मैंने और लिखा है इसका अर्थ होता है तरफ। क्या होता है? तरफ। जैसे वह चौराहे की ओर जा रहा है, तो इसका अर्थ होता है वह चौराहे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब मैं कहूँगी कि राम पुस्तक पढ़ रहा है और खाना भी खा रहा है, तो यहाँ पर जो ओ लिखा है ना, ओ की मात्रा इसमें है, तो यह जोड़ने का काम कर रहा है, दो वाक्य को, दो सेंटेंस को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। तो इस ओर का तरफ होता है, डबल मात्राएं ओ की लग जाती है तो उसका अर्थ होता है बच्चों जोड़ना, अर्थात दो शब्दों को आपस में, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करना। और यहाँ पे री से ऋषि की मात्रा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको ये बताया है, समझाने का प्रयास किया है। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वर जो होते हैं उनकी संख्या हमारी 11 होती है, और उनका उच्चारण करते समय हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी जो परिभाषा बताई वो काफ़ी कठिन है, तो मैंने इजी से आपको समझाया है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर जिनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी अवरोध के, प्राणवायु बिना किसी अवरोध के हमारे मुंह से बाहर निकलती है, तो उन ध्वनियों को, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी बताई बच्चों मैंने? 11, अर्थात इनकी संख्या 11 होती है। फिर मैंने इनकी मात्राओं के बारे में भी बताया, और मात्राओं की भी मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, अर्थात उनका प्रयोग करते हैं व्यंजन ध्वनियों के साथ में, तो केवल उनकी मात्रा ही शेष रह जाती है, उनका अंश शेष रह जाता है, तो उन्हें ही मात्राएं कहा जाता है। तो स्वर तो हमारे 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं देखो टोटल 10 ही होती है, क्योंकि एक की कोई मात्रा नहीं होती है। यह व्यंजन में क्या होता है? मिल जाता है। फिर आ की मात्रा बताई, आ से आम, फिर ई से इमली, फिर ई से ईक, फिर उ की छोटे ऊ की मात्रा से ऊ से उल्लू, फिर ऊ से ऊन, फिर ए, फिर ए, फिर ओ और री। ये फिर मैंने 11 बताया। तो कुल हमारे 11 स्वर जो है वर्ण होते हैं। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं व्यंजन। लेकिन व्यंजन जो होते हैं ना, उनकी परिभाषा पूरी स्वर के विपरीत है या उनके उल्टी है। तो हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उन्हें इंग्लिश में बच्चों आपको पता भी होगा कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है, जबकि स्वर को वोवल कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे व्यंजन है ना, उनकी जो दूसरी परिभाषा, व्यवस्थित जो परिभाषा है, वह इस प्रकार है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते
करते समय हवा फेफड़ों से निकलते समय क्या होता है, उसमें अवरोध होता है, रुकावट होती है, तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और उनकी संख्या मैंने बताई बच्चों कितनी, टोटल 33। कितनी बताई थी, 33 संख्या मैंने बताई थी। तो व्यंजन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, व्यंजनों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, और व्यंजनों के जो है भेद कौन कौन से हैं, वो हम अगली भाग 4 अपनी क्लास के अंतर्गत जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर स्वर के बारे में जान रहे हैं। संख्या मैंने 11 बताई, मात्राओं के बारे में समझाया। अब मैं जो है स्वर के भेद जो है, टाइप है जो उसके प्रकार है, उनके बारे में बच्चों आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के जो भेद है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 के। लेकिन बच्चों तीसरा जो भेद है ना, उसे संस्कृत में लिया गया है, तो हम हिंदी में मुख्यतः 2 ही भेद इसके मानते हैं। कितने भेद मानते हैं बच्चों, 2 ही भेद हम इसके मानते हैं। पहला मानते हैं हम ह्रस्व स्वर, दूसरा मानते हैं हम प्लुत दीर्घ स्वर, तीसरा मानते हैं हम प्लुत स्वर। तो अब हम इन भेदों के बारे में, प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का जो परिभाषा है किसे कहते हैं, तो उससे अभिप्राय है कि बच्चों वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा बहुत कम लगती है, अर्थात श्वास कम लगाना पड़ता है, वायु कम लगानी पड़ती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें भी ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर बच्चों हमारे जो 11 स्वर होते हैं ना, उनमें से 4 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ अर्थात बड़े 2 मात्राओं वाले होते हैं। तो इनकी संख्या टोटल 11 होती है, लेकिन ह्रस्व स्वर हमारे 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, जो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, ए, ई, ऊ और ऐ। तो ये हमारे 4 जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 होती है। और ये 4 है ए, ई, ऊ और ऐ। और इसके बाद में हम देखते हैं दीर्घ या 2 मात्रा वाले स्वर। अब देखो बच्चों ह्रस्व स्वर के ठीक विपरीत या उल्टा हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगना या 2 गुना समय लगाना पड़ता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इन्हें बच्चों 2 मात्राओं वाले स्वर भी कहते हैं। तो जो हमारे 11 स्वर थे ना, उनमें 4 ए, ई, ऊ और ऐ, इनको छोड़ देने पर जो हमारे 7 जो स्वर बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर या 2 मात्राओं वाले स्वर कहलाते हैं। अब जब हम 7 और 4 को जोड़ते हैं, किसको बच्चों, 7 + 4 को जोड़ते हैं, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 11 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व की अपेक्षा श्वास की मात्रा 2 गुनी लगती है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इन्हें 2 मात्राओं वाले स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या जो है 4 लघु को छोड़ देने पर, 4 ह्रस्व को छोड़ देने पर टोटल 7 हमें देखने को मिलती है, जिनमें आ, ई, ऊ, ऐ, ओ और ओ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में जो है बच्चों मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर आगे प्लुत स्वर कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो बच्चों ह्रस्व और दीर्घ इनके अलावा पहले में कम, दूसरे में 2 गुना और तीसरे में 3 गुना, अर्थात वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा लगती है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो
पलुस स्वर जो होते हैं ना बच्चों, हमारे हिंदी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर जो है वह संस्कृत में ही किया जाता है। और पलुस स्वर में जो बच्चों 3 गुना समय लगता है, तो इन्हें त्रिमात्रा वाले स्वर भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चों संस्कृत भाषा में, दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बच्चों संस्कृत भाषा में जो संस्कृत के मंत्र बोले जाते हैं, संस्कृत के जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनमें पलुस स्वर का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने लिखा ओम, ओम, तो यहाँ पर देखो उच्चारण करते हैं हम ओम, ओम, तो इसमें कितना 3 गुना समय लग रहा है, अर्थात जिनमें 3 गुना समय लगता है वहाँ पर पलुस स्वर हमें देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है ज़्यादातर संस्कृत के मंत्रों में इनका प्रयोग होता है या संस्कृत भाषा में इन पलुस स्वरों को अपनाया जाता है या काम में लिया जाता है। तो ये तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी हिंदी व्याकरण भाग 3, जिसमें हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। तो एक बार मैं इसको फिर से समझा देती हूँ कि आज की क्लास में हमने वर्णों के बारे में जाना और समझा, जिसमें मैंने बताया कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अर्थात मानव मुँह से निकली हुई वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उनके मुख्यतः हमें 2 भेद देखने को मिलते हैं। कितने भेद देखने को मिलते हैं बच्चों? 2 भेद देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा भेद है वह है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा जो हमारा भेद है वो है हमारा व्यंजन वर्ण। फिर देखो मैंने स्वर वर्ण की परिभाषा यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय बिना व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो अपने आप में पूर्ण होती है। और दूसरी परिभाषा इसकी इस तरीके से भी है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और उस समय जिन ध्वनियों का उच्चारण हो जाता है वो ध्वनियाँ स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। और वर्तमान में हमारे हिंदी में जो है 44 वर्ण हैं, जिनमें हमारे 11 स्वर हैं और 33 हमारे व्यंजन हैं। तो 11 जो स्वर ध्वनियाँ थी वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखकर समझाई। फिर बाद में मैंने इसके अंतर्गत आपको ये समझाया कि मात्रा किसे कहते हैं। तो मैंने ये बताया कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों में हो जाता है, अर्थात स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों में कर लिया जाता है, हो जाता है, तो स्वर का जो अंश शेष रह जाता है उसे ही मात्रा कहते हैं। तो हमारे जो वर्ण होते हैं वह तो टोटल कितने होते हैं बच्चों? 11 होते हैं, लेकिन ए की मात्रा नहीं होती है। यह क्या होता है? व्यंजन में समा जाता है, उसमें मिल जाता है। तो इन मात्राओं की संख्या हमें 10 देखने को मिलती है। फिर मैंने बताया कि हमारे जो स्वर जो वर्ण है, जो स्वर ध्वनियाँ हैं, उनमें भी कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने बताया कि उनके 3 भेद होते हैं और 3 भेदों के मैंने नाम बताए। ह्रस्व स्वर, दूसरा बताया मैंने बच्चों दीर्घ स्वर, तीसरा बताया मैंने प्लुत स्वर, और तीनों की मैंने परिभाषा लिखी है। स्वर कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। तो ह्रस्व के अंतर्गत बताया कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा बहुत कम लगे या कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और दूसरा दीर्घ स्वर, जिनमें श्वास की मात्रा 2 गुनी लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और वे ध्वनियाँ जिनमें श्वास की मात्रा 3 गुना लगे तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। लेकिन बच्चों हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं उनमें मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व के अंतर्गत 4 जो स्वर थे वो मैंने यहाँ पर आपको लिखे। फिर 7 स्वर मैंने बताए आपको, जो हमारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, समझाने का प्रयास किया है। और प्लुत स्वर जो है उनका प्रयोग हमें संस्कृत के मंत्रों में या संस्कृत भाषा में अधिकांशतः देखने को मिलता है। तो जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि जैसे मैंने उच्चारण किया ओम, तो इसमें देखो 3 गुना समय हमें लगता है। तो ये तो बच्चों मैंने जो है
वर्ण किसे कहते हैं और उनके भेद, स्वर के भी फिर भेद, फिर स्वर के 3 भेद आपको अच्छी तरीके से बताए और समझाए। अब बच्चों अगली जो हमारी पार्ट 4 की कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की क्लास होगी उसमें हम व्यंजनों को जानने का प्रयास करेंगे, फिर उनके उच्चारण स्थल जानेंगे, फिर उनके जो भेद प्रभेद है उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके अंतर्गत बच्चों में क्वेश्चन आंसर की PDF बना के दूंगी जिसमें आपको अपने क्वेश्चन आंसर हिंदी व्याकरण की कॉपी के अंतर्गत करने होंगे। तो बच्चों आज की जो मेरी वीडियो क्लास हुई है उसे आप ध्यान से देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।